हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। आज 2 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जेईई मेन का पेपर हुआ है, उस पेपर के केमिस्ट्री वाले पोर्शन के सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो भी पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो कम्प्लीटली स्टूडेंट्स की मेमोरी पे बेस्ड है। हो सकता है इसमें जो क्वेश्चंस हैं या उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो जो ओरिजिनल पेपर है उससे थोड़ा बहुत डेविएट कर जाए, उससे थोड़े बहुत डिफरेंट हो जाए। तो आइए चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें कि अपने को ये जो 4 प्रॉपर्टीज है वो गिवन है और पूछा है कि अक्रॉस द पीरियड इन चारों प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका जो ट्रेंड है वो बाकी 3 से डिफरेंट है। तो तुम ऐसा देख सकते हो कि जो एटॉमिक रेडियस होती है, जो एटॉमिक रेडियस है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर, रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट यदि मूव करोगे तो ड्यू टू इंक्रीमेंट इन जेड इफेक्टिव रेडियस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जेड इफेक्टिव में इंक्रीज होने के कारण इंक्रीज करेगी। फिर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी तुम ऐसे कह सकते हो कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन पे जो एटम का न्यूक्लियस का होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। रही बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि अपने को मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल सकते हो। तो अगेन जेड इफेक्टिव बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड जहाँ वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं डेल्टा एच ईजी से रिप्रेजेंट करूँ तो वो भी क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड सोल। तो ये भी अगेन जहाँ वो बहुत ही सिंपल एक सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें कि अपने को ये 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सॉलिड सोल का मतलब है जिसमें डिस्पर्शन जो मीडियम है वो भी सॉलिड हो और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो भी सॉलिड हो। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो जेम स्टोन होता है। जेम स्टोन जो है वो एक्चुअल में ऐसा स्टोन होता है जिसमें कि या 2 स्टोन्स का मिक्सचर टाइप मान लो, जिसमें कि डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों ही जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एनसीईआरटी में तुम्हारे लिए जो कोलॉइड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी अपने को गिवन है। तो जो सॉलिड सोल है जिसमें कि ये दोनों डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज सॉलिड है, उसका एक एग्जाम्पल अपने को एनसीईआरटी में गिवन है, जेमस्टोन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है वो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे लिए टफ बन जाए, क्योंकि स्टूडेंट जहाँ जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में जो यूजेस वगैरह अपने को गिवन होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स जो कि रियल लाइफ में यूजफुल होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में या उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, जैसे डीडीटी, डिटोल। तो उन सबको जहाँ लाइटली लेते हैं, उनको नहीं देखते। तो ये वैसे तो बहुत सिंपल है, तुम्हें पता होना चाहिए डिटोल की स्ट्रक्चर होती है तो होती है, ठीक है। बट हो सकता है तुमने नहीं पढ़ा हो तो ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये जो है वो डिटोल की स्ट्रक्चर है। इसमें अपने लिए जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जिसमें कि इस OH के रेस्पेक्ट में 2 मेटा पोजीशंस पे CH3 लगाओ और पैरा पे क्या लगाओ, Cl लगाओ। इसको अपन डिटोल बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन जो है वो सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तुमसे ऐसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जो कि कोलॉइड्स की प्रिपरेशन में यूज होता है। तो जो मोन्स प्रोसेस है वो एक्चुअल में निकल की रिफाइनिंग का प्रोसेस है, मेटलर्जी में पढ़ते हो। ब्रेडिग आर्क मेथड जो है वो कोलॉइड्स की प्रिपरेशन में काम आता है। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड होता है, अपने को पता होना चाहिए। वान आर्कल मेथड अगेन जो है वो मेटल्स की रिफाइनिंग में होता है। ऑस्टवोल्ड जो मेथड है वो अगेन तुम पढ़ते हो HNO3 की प्रिपरेशन में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसका आंसर है ब्रेडिग आर्क मेथड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। अपने को एक रिएक्शन गिवन है, कॉपर प्लस SN2 प्लस SN प्लस Cu2 प्लस, और इस सेल रिएक्शन के लिए तुम्हें ये गिवन है कि इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और अपने को इस सेल रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है और अपने को E नोड गिवन है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो डेल्टा G है वो डेल्टा G नोड के इक्वल हो जाएगा।
क्योंकि अपने को इन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है, तो इन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। इसका मतलब ये जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, तो जो भी इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा वो डेल्टा जी नॉट के इक्वल हो जाएगा। और डेल्टा जी नॉट को लिख सकता हूं मैं माइनस एन एफ ई नॉट से। अब ये जो रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट तुम देख सकते हो, कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, SN2 प्लस से SN जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। F की वैल्यू तुम 96500 लिख सकते हो। अब ई नोड सेल की वैल्यू क्या रखोगे, तो ई नोड सेल क्या होता है, ई नोड सेल इक्वल्स टू कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का। तो कैथोड जो है वो है जिस पे रिडक्शन होता है, तो SN2 प्लस SN रिडक्शन है, तो ये कैथोड है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.16 है, ठीक है। माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड जो है वो कॉपर वाला है, Cu से Cu2 प्लस, उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, तो ये जो वैल्यू है वो माइनस 0.5 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो इंटू माइनस 0.5 करो, ठीक है। अब ये माइनस माइनस जो है वो एक्चुअली प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इस माइनस को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो 2 इंटू 0.51 हो जाएगी, तो ये 96500 जूल हो जाएगा। डिवाइड बाई 1000 करोगे तो 96.5 किलो जूल आ जाएगा, यदि किलो जूल में तुमसे इसका आंसर पूछा है। अब अगेन ये जो पूरा पेपर है वो मेमोरी बेस्ड है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन से हम लोगों ने ये पेपर बनाया, तो आई एम नॉट श्योर कि जो सवाल था वो इंटीजर में था या ये ऑप्शन थे, ठीक है, लेकिन ऐसा सा कुछ सवाल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को गिवन है कि AB4 इज ए पोलर देन इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, तो AB4 है, पोलर है, तो यदि उसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो गई तो स्क्वायर प्लेनर में तो ये जो अपोजिट बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो पोलर नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर प्लेनर है तो वैसी कोई स्ट्रक्चर तो नॉर्मली हम लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी यदि रेक्टेंगुलर प्लेनर हो तो भी जो है वो अपोजिट वाले जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। टेट्राहेड्रल हो, AB4 हो, मतलब चारों बॉन्ड सेम हो, टेट्राहेड्रल हो तो डेफिनेटली जैसे CH4 का CCl4 का इनका डाइपोल मोमेंट 0 आता है, 0 आ जाएगा। ये स्क्वायर पिरामिडल ही है कि भाई जिसमें अपने को एक्चुअल में जो है जैसे स्क्वायर पिरामिडल ऐसा सा कुछ होगा, ये AB4 हो और यहाँ पे एक ऐसे समझ लो लॉन पेयर हो जाए, तो इसमें ये चारों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन इस डाइपोल मोमेंट का कुछ इस लॉन पेयर का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी जैसा मैंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, इसमें भी एग्जैक्टली जो वो कुछ ना कुछ लैंग्वेज में या कुछ ना कुछ जो वो हो सकता है कि ऑप्शंस में करेक्शन हो या ऑप्शंस डिफरेंट हो, बट मुझे ऐसा लगा कि ऐसा सा कुछ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये कहा कि यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो तो था ही था स्क्वायर पिरामिडल, तो स्क्वायर पिरामिडल में ही पॉसिबिलिटी है कि भाई वो पोलर हो जाए, अदरवाइज टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में, इनमें जो है वो पोलर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से है। ये क्वेश्चन भी वैसे तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से, लेकिन अगेन यदि मान लो सपोज तुम जाओ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऐसे चैप्टर्स की एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं पसंद करो तो ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें ऐसे बोल जाए कि भाई ओजोन के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो इनकरेक्ट है, तो प्रोटेक्टिव लेयर होता है यूवी रेज के लिए, वो अपने को पता है। टॉक्सिक, इट इज टॉक्सिक लेयर ऐसा नहीं है, इट इज टॉक्सिक ऐसा ही होना चाहिए, एंड कन्वर्ट्स NO2, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो है ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि NO को NO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। इट कन्वर्ट्स Cl फ्री रेडिकल ऑफ CFCs टू क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड में ना कन्वर्ट करके एक्चुअल में जो CFCs होते हैं ये लाइट की प्रेजेंस में जो है वो एक्चुअल में ऐसे फ्री रेडिकल बना लेते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल है वो ओजोन के साथ मिलकर, ये जो फ्री रेडिकल है वो ओजोन के साथ मिलकर ये ClO फ्री रेडिकल बनाता है प्लस O2 बनाता है। तो एक्चुअल में जो है वो क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं बनता, तो ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है।
फिर फोर्थ वाला जो है वो सिंपल हीट एक्ट है जैसे CO2 और एटमॉस्फेयर। तो सही बात है, ये अपने को यूवी रेज से बचाता है, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दो गैसेस दे रखी हैं, उनका मिक्सचर दे रखा है और उनकी इंटरनल एनर्जी पूछी है RT के टर्म्स में। तो किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो F/2 nRT होती है किसी आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ पे जो आर्गन है वो एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 हो जाएगा, तो 3/2 इंटू जो N है वो 5 है इंटू RT प्लस जो O2 है वो एक डाइएटॉमिक गैस है जिसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 तो ट्रांसलेशनल वाला और 2 रोटेशनल वाला, टोटल 5 हो जाएगा, तो 5/2 और उसका जो मोल अपने को गिवन है वो 3 है इंटू RT। तो यहाँ से अगेन जो है वो ये 15/2 और ये भी 15/2 RT हो जाएगा, तो ये टोटल जो है वो 15 RT आ जाएगा। ठीक है, अगेन इसके भी मैंने कोई ऑप्शन नहीं बनाए, यदि ऑप्शन है तो 15/RT वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यदि ऑप्शन नहीं है, इंटीजर में पूछा है और ऐसा पूछा है कि भाई RT के टर्म्स में कितनी होगी, तो वो 15 आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ये जो स्ट्रक्चर है उसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स पूछे हैं। वैसे अगेन आई एम नॉट श्योर कि ये स्ट्रक्चर दी है, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला है कि नहीं स्ट्रक्चर गिवन थी, क्योंकि जो जनवरी 2020 वाला अटेम्प्ट था उसमें ऐसे ही प्रॉब्लम्स अपने से जेईई मेन में पूछी थी, जिसमें कि ये जो डिफरेंट जो दवाइयाँ होती हैं जो अपने को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मिलती हैं, उनके नाम पूछ के बिना फॉर्मूले दिए हुए उनके नाम से अपने से ऐसे पूछा था कि उसमें कितने कायरल कार्बन है, ऐसी प्रॉब्लम। तो यदि अपने को ये स्ट्रक्चर नहीं दे रखी है तो ये प्रॉब्लम हो पाना अपने से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब जो टैबलेट्स हैं, जो सब दवाइयाँ हैं, उनके मेडिसिन के नाम जो हैं उनके फॉर्मूले तुम याद रख लो, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, यदि ये स्ट्रक्चर गिवन है फिर अपने से कायरल सेंटर पूछा है तो हम बता सकते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन भी वैसे कायरल सेंटर हो सकता था, लेकिन तुम ऐसे कहोगे कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पे ये जो लॉन पेयर है ना, ये एक्चुअल में इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ये वाला जो कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये कायरल हो जाएगा। अगेन इस नाइट्रोजन के साथ भी यही प्रॉब्लम है, इसका जो लॉन पेयर है वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला जो कार्बन है इससे जो अटैच्ड वैलेंसीज हैं ये सब डिफरेंट है, तो ये वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा। एक ये वाला जो कार्बन है वो भी कायरल हो जाएगा। ये वाले कार्बन पे दोनों CH3 सेम है, तो ये नहीं हो पाएगा। इस S पे दो सेम लॉन पेयर है, तो ये भी कायरल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो है वो 3 कायरल सेंटर्स जो है वो इस कंपाउंड में हो जाएंगे, तो 3 अपना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को एक आइडियल गैस के लिए कुछ इनकरेक्ट ग्राफ के बारे में पूछा है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें मैंने तो ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए हैं, बट हो सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसा भी आया हो कि ये जो चारों ऑप्शन है, ये 4 ग्राफ तुम्हें गिवन हो और फिर तुमसे ऐसे पूछा हो कि कौन से ग्राफ करेक्ट हो, और फिर जैसे ए ऑप्शन ऐसा हो कि 1 2 3 आर करेक्ट, एक ऑप्शन मतलब इनकरेक्ट या करेक्ट जो भी है ना, या फिर जहाँ वो 2 3 एंड 4 या 2 4 1 4 ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोर और लेस जो है वो इस प्रॉब्लम में तुम्हें डेंसिटी और टेम्परेचर के ग्राफ गिवन थे। आई थिंक एक प्रेशर और टेम्परेचर का भी था, ठीक है, या हो सकता है चारों ही डेंसिटी और टेम्परेचर या डेंसिटी और प्रेशर के ऐसे से कुछ ग्राफ हो। तो बेसिकली जो है वो तुम ऐसे बोल सकते हो कि 2 फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके ये ग्राफ अपन बना सकते हैं। P वर्सेस T का तो PV इक्वल्स टू nRT से, और डेंसिटी का D इक्वल्स टू PM/RT से। तो जब P और T का ग्राफ बनाएंगे तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें V कांस्टेंट है, तो ऐसा सा ग्राफ आ जाएगा, तो ये ग्राफ सही हो जाएगा। ये इसमें इतना ध्यान मत देना कि ये ओरिजिन से पास हो रही नहीं हो रही, ये एक्चुअल में जो है ऐसा मान लो ओरिजिन से पास हो रही है। सेकेंड वाले में D और T का ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। D और T तुम देखोगे तो D इंटू टी इक्वल्स टू PM/R, M और R कांस्टेंट है, और जब तुम D और T का ग्राफ बना रहे हो तो ये अंडरस्टूड है कि P कांस्टेंट है। ठीक है, तो D इंटू टी इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब उसका हाइपरबोला जैसा ग्राफ आएगा, ये 4th वाला ग्राफ आएगा। तो ये जो सेकंड है वो अपने लिए इनकरेक्ट हो जाएगा। और D और 1/T का ग्राफ बनाओगे तो D इक्वल्स टू 1/T, ये जो PM/R है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ओरिजिन से पास होने वाली। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं उनसे देख के हम लोग जहाँ वो कुछ भी अपने से पूछा हो करेक्ट या इनकरेक्ट, वो बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ऐसे कहा है कि भाई एक कंपाउंड ए है जिसको हीट करने पर गैस बी मिलती है, जो कि नॉर्मली इन्वायरमेंट में मिलती है अपने को। ठीक है, या इन्वायरमेंट की जो एयर है
उसका कंपोनेंट है वो, ठीक है। तो उसने पूछा है कि किसको हीट करने पे इनमें वो गैस नहीं मिलेगी। तो देखो NH4NO2 को हीट करते हैं तो ये एक कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अमोनियम सोल्ट के हीटिंग इफेक्ट तुमने पढ़े होंगे, N2+H2O मिल जाता है। अमोनियम डाइक्रोमेट, ये भी अगेन अमोनियम सोल्ट्स के हीटिंग इफेक्ट में तुमने पढ़ा होगा या N2 की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, यहाँ से भी N2+Cr2O3 मिल जाता है। बेरियम एजाइड, ये भी नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में ही रिएक्शन पढ़ी होगी हमने। प्योर नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने का ये मेथड होता है, मेटल प्लस N2 गैस। तो इन तीनों से तो N2 गैस मिल जाएगी। लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो NO2 मिलेगी, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो NO2 मिलेगी, जो कि जहाँ वो एक्चुअल में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर का कंपोजिशन नहीं है या एयर में वो गैस प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट जहाँ वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से, जिसमें कि अपने से पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि HCN के लिए मोस्ट रिएक्टिव है। तो कोई भी जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी HCN के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें एक्चुअल में जो CN- है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो मोस्ट रेडिली अटैक तब होगा जब इस कार्बन पे डेल्टा प्लस ज्यादा हो, ठीक है। तो यदि इस कार्बन से कोई ऐसे ग्रुप अटैच्ड हैं जो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, या तुम ऐसे कह सकते हो इस पे डेल्टा प्लस को, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि इसके आसपास लगे हुए हो, तो डेफिनेटली जहां वो इस कंपाउंड को, इस कार्बोनिल कंपाउंड को वो CN- के साथ रिएक्ट करने के लिए ज्यादा जहां वो एक्टिव बनाएंगे या वो कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे तुम ऐसे कह सकते हो CHO के पास यहाँ पे OCH3 लग रहा है, तो OCH3 का +M लग रहा है, -I भी लग रहा है, लेकिन +M ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो वो जो +M है वो एक्चुअल में जहां वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां वो एक्चुअल में इस CHO की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। ये OCH3 है, इसका केवल यहाँ -I लग रहा है इस CHO के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे NO2 का जो है -M लग रहा है और -I भी लग रहा है, और यहाँ पे NO2 का केवल -I लग रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इस CHO के लिए C वाले केस में या थर्ड वाले केस में ये NO2 ला रहा है। तो ये जो थर्ड वाला एल्डिहाइड है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स HCN। तो थर्ड जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे आई हो कि ये चारों कंपाउंड दे रखे हो और फिर अपने से इन चारों का HCN के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा हो और फिर 4 ऑप्शन हो, तो वो भी तुम बता सकते हो अब कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये हो जाएगा। फिर जो है वो तुम ऐसे बोल सकते हो NO2 और इन दोनों में से, तो NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा होता है तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव ये हो जाएगा क्योंकि इसमें इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है वाया +M, जो कि इसको बहुत कम रिएक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट अगेन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बढ़िया सवाल है। H+ डेल्टा है और ये अल्कोहल है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि H+ होगा तो सबसे पहले इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, और अल्कोहल का प्रोटोनेशन होके अपने को H+ डेल्टा दे रखा है, तो यहाँ पे एक्चुअल में जहाँ वो एसिडिक मीडियम में ये जो अल्कोहल है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और अल्कोहल जहाँ वो ये जनरली वाया E1 एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो साइक्लोपेंटेन है ये बना दो, यहाँ पे जो है पहले तुम जो है इस H+ से यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा दो, और फिर जो है इस H2O को निकाल के यहाँ पे कार्बोकटाइन बना दो, तो ये कार्बोकटाइन बन जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे। अब जो है वो एक्चुअल में रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट होने का मतलब यहाँ पे जो है वो तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये एक्सपेंशन होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो ओपन होके, है ना, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है वो ओपन होके 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, और वो जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। और इसमें तुम ऐसे बोल सकते हो 2 पास वाले कार्बन पे CH3 लग जाएगा और एक पे प्लस आ जाएगा, किसी पे इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और फिर जहाँ वो लास्ट स्टेप में जहाँ बेस एक H+ लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवा देगा, तो डेफिनेटली जहाँ अपन ZF एल्कीन बनाएंगे तो इससे जहाँ वो ये वाली ZF एल्कीन बन जाएगी। तो 4 जहाँ वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल अल्कोहल्स की एसिडिक मीडियम में
या एक डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिड के साथ एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट अपने को लिखना आना चाहिए। नॉर्मली जो है वो ये रिएक्शन जहाँ रिवर्सिबल टाइप होती है, एल्कीन का हाइड्रेशन करते हो तो अल्कोहल बनता है, और ये अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। नेक्स्ट एक अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। सिंपल एक कंपाउंड गिवन है जिसका आईपीसी नेम अपने से पूछा है। तो सबसे पहले अपन नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग में सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो अपन मेन फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो यहाँ पे COOH और CHO ये जो फंक्शनल ग्रुप है उनमें से COOH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो नंबरिंग जो है वो अपन इस COOH के कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3। अब अपने लिए CHO एक्चुअल में सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जैसे ही अपना मेन फंक्शनल ग्रुप COOH हो गया तो तुम ऐसे बोल सकते हो अब CHO भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अब वो एक्चुअल में अपने लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो 4, 5 और तुम जो हो इधर 6, ये जो है अपने लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। CHO एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब तुम ऐसे बोल सकते हो इसकी नेमिंग करोगे तो एक तो सेकंड पे मिथाइल है और एक फिफ्थ पे जो है वो CHO है। तो CHO एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके लिए जो अपन नेम यूज करते हैं वो फॉर्माइल हो जाएगा, और यदि CHO वाला कार्बन भी इंक्लूड होता तो फिर वो ऑक्सो हो जाता। तो यहाँ पे जो है वो मेरे लिए 5 पोजीशन पे फॉर्माइल है, तो 5 फॉर्माइल, ठीक है, 2 मिथाइल, हेग्स और 3 पे ईन है, और डेफिनेटली जो है वो ये ओइक एसिड हो जाएगा। तो सेकंड जो है वो अपने लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आईपीसी नेम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, कि इनमें से कौन सा मेटल है जिसका यूज अपन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में करते हैं या फोटोइलेक्ट्रिक सेल को डिज़ाइन करने में करते हैं। तो इन मेटल्स में से सीजियम जो है वो ऐसा मेटल है जिसका यूज अपन फोटोइलेक्ट्रिक सेल के कंस्ट्रक्शन में करते हैं, क्योंकि जो सीजियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, तो वो इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कर सकता है, शो कर सकता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना सबसे आसान होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सरफेस केमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे सही में देखें तो तुम्हें एक इक्वेशन आती है, तो उसके बाद ये मैथ्स का सा सवाल है कि ये एक इक्वेशन होती है कि x/m इज इक्वस टू k p की पावर 1/n, जहाँ पे p प्रेशर, k कांस्टेंट है। तो अपने से log x/n m वर्सेस log p का ग्राफ है, उसका स्लोप वगैरह दे रखा है। तो दोनों तरफ तुम log लोगे तो log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, ऐसा सा कुछ हो जाएगा। तो तुम log x/m और log p का ग्राफ बनाओगे तो उसके लिए 1/n तो स्लोप हो जाएगा और log k इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो स्लोप 2 है, इसका मतलब 1/n इक्वल्स टू 2 है, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। और log k जो है वो अपना इंटरसेप्ट है, जिसकी वैल्यू तुम ऐसे कह सकते हो कि 0.477 मतलब log 3 है, मतलब k इक्वल्स टू 3 है, k इक्वल्स टू क्या है, 3 है। तो अपने से पूछा है कि x/m की वैल्यू 4 atm प्रेशर पे क्या होगी। तो x/m इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 3 है और 4 atm प्रेशर है। 1/n की जो वैल्यू है, 1/n जो है वो अपना स्लोप है, और उसकी जो वैल्यू है वो अपने को 2 गिवन है, उसकी जो वैल्यू है वो 2 गिवन है। तो 1/n की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 2 पुट कर सकता हूँ। तो फिर जो x/m की जो वैल्यू है वो 4 का स्क्वायर विच इज 16 इंटू 3 48 आ जाएगा। तो 48 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें 6 मार्क्ड है, एक्चुअल में जो है 48 इसका आंसर आएगा। एक्चुअल में 6 तब आता जब यहाँ पे 1/n की जो वैल्यू है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, जो कि सिंपल ये एक इक्वेशन है वो तुम्हें आनी चाहिए, वो यदि आती है तो उसके बाद जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व करना अपने लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें से अपने को ग्लूकोज गिवन है और फिर ऐसा कहा है कि भाई कुछ HNO3 और AC2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, कुछ X बना, फिर AC2O के साथ डायरेक्टली रिएक्शन बनाई तो करवाई तो Y बना, और फिर H2NI और देन AC2O के साथ करवाई तो Z बना। तो अपने से ऐसे पूछा है कि AC2O के कितने जो मोल्स हैं वो XYZ जो प्रोडक्ट है उनके फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है। तो देखो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ऐसी सी कुछ स्ट्रक्चर होती है CHO और यहाँ पे CH2OH, OH OH OH
OH, और डेफिनेटली जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे ये H। तो ये जो ग्लूकोज है इसका तुम HNO3 से ऑक्सीडेशन कराओगे, तो HNO3 से ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये जो CHO है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अपने 4 OH हैं वो एज इट इज रहेंगे, और नीचे वाला जो CH2OH है प्राइमरी अल्कोहल ये भी जहाँ वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इन 4 कार्बन पे 4 OH एज इट इज रह जाएंगे। ये अपने को आना चाहिए। जैसे Br2 का यूज करते हो तो केवल यही वाला CHO ही ऑक्सीडाइज होता है, ये नहीं होता है ना। HNO3 से इस दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है, दोनों COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो AC2O है वो एक्चुअल में ऐसा सा कुछ कंपाउंड है CH3 CO CO CH3। अब एक्चुअल में ये जो AC2 है वो SN2TH रिएक्शन शो कर सकता है। SN2TH रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें कि कोई जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक्चुअल में इस कार्बन पे अटैक करके इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज के HNO3 के ऑक्सीडेशन से ये जो कंपाउंड बना है इसमें एक्चुअल में 4 OH हैं, और ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो एक OH के साथ रिएक्ट करने के लिए AC2O का 1 मोल चाहिए, तो 4 के साथ जो है वो रिएक्ट करने के लिए कितने मोल चाहिए? 4 मोल चाहिए। तो X बनने में अपने को 4 AC2O के मोल चाहिए होंगे। यदि इस ग्लूकोज की मैं डायरेक्टली रिएक्शन करवाऊं, इस ग्लूकोज की डायरेक्टली AC2O के साथ रिएक्शन कराऊं, तो मेरे पास ये जो 5 OH हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो इन पांचों OH या इन पांचों न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करने के लिए मेरे को AC2O के 5 मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो सेकंड का जो आंसर है वो 5 आ जाएगा। फिर यदि मैं इस ग्लूकोज की पहले जो रिएक्शन है वो H2Ni से कराऊं, तो H2Ni इस CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2OH में। तो यहाँ पे भी OH है, 4 OH ही है और एक ही OH है। 6 जो है वो मेरे लिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएंगे, 6 न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, और इन 6 न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करने के लिए इस AC2O के अपने को 6 मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो Z जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेशन में अपने को 6 मोल जहाँ वो इस AC2O के रिक्वायर्ड होंगे। तो 4, 5, 6 थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो अपने लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये जो गिवन कंपाउंड है इसकी रिएक्शन अपने को एक्सेस ऑफ HBr से करवाई है, उससे A बना है, देन अल्कोहलिक KOH यूज किया है, मतलब KOH डेल्टा का मतलब एलिमिनेशन कुछ होगा, और फिर जो है फाइनली ओजोनोलिसिस है। तो यहाँ पे HBr जो है वो इस एल्कीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और ये जो अपना ईथर है इसका हाइड्रोलाइसिस भी करवा सकता है। तो पहले जो है वो तुम ऐसे बोल सकते हो कि मान लो सपोज जो है इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे जो है वो H जाएगा तो इस पे प्लस आएगा, और इस पे प्लस आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो Br का अटैक होगा। अब Br का जो अटैक है वो एक्चुअल में इधर तो हो नहीं सकता, मतलब इधर कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, ये अपने को ईथर के हाइड्रोलाइसिस से आना चाहिए। तो इधर जो है वो Br लगेगा, इधर Br लगेगा और उधर OH बन जाएगा, मतलब यहाँ Br अटैक कर देगा और उधर OH बन जाएगा। तो ऐसा सा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। इधर तो जो है वो OH चला जाएगा और ये जो है वो यहाँ पे ये लग के यहाँ पे Br लग जाएगा, ऐसा सा कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन मैंने डबल बॉन्ड अभी शो नहीं किया है। अब Br HBr एक्सिस में तो फर्दर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाली ये जो एल्कीन है इसके साथ HBr रिएक्ट कर सकता है। इसमें जो है वो सिंपली तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में जो है वो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो इस बेंजीन के पास में बनेगा, ये जो बेंजीन है इसके पास में बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे Br का एडिशन हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन, यहाँ पे Br और ये H तुम बना सकते हो। हालांकि HBr जो है वो एक्चुअल में अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, फिनोल है, तो यहाँ पे HBr का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यदि नॉर्मल CH2OH और ऐसा कुछ अल्कोहल बनता तो एक्सेस ऑफ HBr के या HBr के 3 मोल कंज्यूम होते, पहला मोल इसी तरह के हाइड्रोलाइसिस में, फिर जो है वो अल्कोहल बना है उसका ब्रोमिनेशन, और इस एल्कीन में HBr का एडिशन, ऐसे 3 मोल यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फिनोल बन गया तो एक्चुअल में ये HBr के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रोटोनेशन करने के बाद ये कार्बोकेटाइन जो है वो विनाइलिक कार्बोकेटाइन टाइप बन सकता है, या एराइलिक कार्बोकेटाइन जिसको बोलते हैं, तो वैसा कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हो सकता। तो ये बन जाएगा।
ये अपना ए प्रोडक्ट हो गया। तो जैसे जो पहला वाला ऑप्शन है वो अपने लिए सही हो गया और अपन यहाँ से निकल भी सकते हैं, लेकिन फिर आगे वाले ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। फिर जहाँ वो इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो इलिमिनेशन होगा। तो इलिमिनेशन होगा तो देखो यहाँ पे ये Br और ये H हटके यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, और ये Br और ये H हटके यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए तो एक्चुअल में वो कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे HBr का एलिमिनेशन करवा दो और यहाँ पे HBr का एलिमिनेशन करा दो। तो एक्चुअल में यदि तुम अल्कोहलिक KOH से पहले यहाँ पे एलिमिनेशन कराओ और तुम ये एल्कीन बनाने की कोशिश करो तो फिर फर्दर जो है वो एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि पहले तुम जो है वो सेडजेफ एल्कीन ना बना के इधर होपमैन एल्कीन बना दो तो उसके बाद यहाँ पे HBr एडिशन होके यहाँ पे एल्कीन बन सकता है, दो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो सकता है। मतलब इफेक्टिवली स्पीकिंग अल्कोहलिक KOH का यूज करोगे तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अल्कोहलिक KOH का यूज करोगे तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ये Br और इधर से H एलिमिनेट होके यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये H और ये Br एलिमिनेट होके यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो एक्चुअल में ये जो दोनों पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में हो जाएंगे। तो इसलिए पहले एक बार होपमैन एल्कीन बनेगी और देन जो है वो सेडजेफ। ओवरऑल जो है वो फाइनली अपने को पता है कि अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन से स्टेबल एल्कीन बननी चाहिए। तो ओवरऑल ये एल्कीन जो है वो काफी स्टेबल होगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये अपने लिए जो है वो बी हो जाएगा। और फिर यदि अपन इसका ओजोनोलिसिस करवाएं तो ये बेंजीन वाले पार्ट का ओजोनोलिसिस होगा नहीं। यहाँ पे तुम जो है वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ला देना, यहाँ C डबल बॉन्ड O ला देना और यहाँ पे भी ओजोनोलिसिस करके इधर C डबल बॉन्ड O ला देना और इधर C डबल बॉन्ड O ला देना। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना है तो एक तो ऐसे CHO टाइप बन जाएगा, ये बेंजीन के साथ CHO अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जहाँ वो C क्या बनेगा वो सब जहाँ हो तुम बता सकते हो, बहुत ईजी है। ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट तुम्हें लिखने आते होंगे और फिर इन ऑप्शंस को देख के तुम बता सकते हो कि कौन से ऑप्शन जो है सही होंगे। तो डेफिनेटली जो है ए ऑप्शन ही सही हो पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक असर्शन रीजन है, वैसे ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। आपने से ऐसे बोला है कि Cu2+ जो है सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी से एक सॉलिड देते हैं। तो एक्चुअल में Cu2+ और H2- मिलकर जो है वो कॉपर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बना सकते हैं Cu एज सॉलिड। अब एक्चुअल में जो रीजन है वो तो मैं ऐसा बोल रखा है कि इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई बिकॉज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज वेरी लो। जैसे मान लो सपोज जहाँ वो ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सोल्ट है तो तुमने ऐसे लिखा होगा कि CuS यदि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सोल्ट है तो ये पानी में जहाँ वो ऐसा अपना एक सॉलिबिलिटी वाला इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश करेगा और ये जो सॉलिबिलिटी वाला इक्विलिब्रिया है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको KSP बोलते हैं और ये KSP बहुत ही लो होगा। और ये जो रिएक्शन है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जो कि इसका जस्ट अपोजिट है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो 1/KSP होगा और KSP यदि बहुत छोटा है तो 1/KSP बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा होगा तो इस रिएक्शन की फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो असर्शन है वो भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन जो है वो एक्चुअल में असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होता है तो उसकी फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये सॉलिबिलिटी वाला इक्विलिब्रिया तुम समझते ही। नेक्स्ट एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसमें कि अपने को आयरन के 3 कंपाउंड्स गिवन है और उनमें जो है वो अपने को आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। जैसे Fe2CO9 जो है वो आयरन का एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है जिसकी स्ट्रक्चर तुम जानते हो, लेकिन स्ट्रक्चर से तुम्हें मतलब ही नहीं है। CO एक न्यूट्रल लिगेंड है तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो डेफिनेटली दोनों आयरन का भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस Fe2CO9 में जो है वो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये जो कंपाउंड है इसमें तुम ऐसे बोल सकते हो कि 4 सोडियम है तो इन पे +4 है तो ये जो कॉम्प्लेक्स है FeCN5NOS इस पे एज ए होल 4- होगा, इस पे एज ए होल 4- होगा और इस पे एज ए होल 4- है तो आयरन पे X मान लो, साइनाइड पे -1 है और ये NOS जो है वो एक्चुअल में NO2- जैसी सी सिचुएशन है। मतलब तुम NO2- में एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले आओ तो वो NOS- हो जाएगा तो ये भी -1 में इज इक्वल टू -4 तो यहाँ से X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा।
x इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। ये जो कंपाउंड है अगेन इसमें जो FeO4 है इस पूरे पे 4 माइनस है, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि आयरन पे यदि कुछ x एज्यूम कर लो और ऑक्सीजन पे जो है वो -2 है तो इज इक्वल टू -4, तो यहां से आयरन जो है वो +4 हो जाएगा। तो आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में 0 + 2 + 4, तुम ऐसे कह सकते हो कि इसका आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री से है, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री किसी का भी मान लो। इसमें अपने को 90 ग्राम वाटर का जो वेपराइजेशन है वो यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा हो तो उस केस में अपने को डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो H2O यदि लिक्विड है और उसका वेपराइजेशन हो तो H2O जहां वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसका एंथैल्पी चेंज है, इसको डेल्टा H वेपराइजेशन बोलेंगे। और इस रिएक्शन के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब अपने को पता है कि ये जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होते हैं, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, P डेल्टा V आ जाएगा, P डेल्टा V आ जाएगा। अब जो P डेल्टा V है P डेल्टा V आ जाएगा। अब ये जो डेल्टा V है इसको तुम ऐसे बोल सकते हो गैस का वॉल्यूम माइनस लिक्विड का, और गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में लिक्विड के वॉल्यूम को क्या मान सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल डेल्टा V क्या आ जाएगा, गैस का वॉल्यूम, और गैस का जो वॉल्यूम है उसको तुम लिख सकते हो nRT/P। तो P कैंसिल हो जाएगा और ये P डेल्टा V सिंपल nRT आ जाएगा, जिसको नॉर्मली जो है हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है, और ये फॉर्मूला नॉर्मली तुम यूज भी करते हो। तो अब अपने को डेल्टा H जो है वो 41 किलो जूल दे रखा है, तो इसको 41, ठीक है। डेल्टा U अपने को कैलकुलेट करना है, प्लस डेल्टा Ng जो है वो 1 है, गैस का 1 मोल है। वेपराइजेशन ऑफ 90 ग्राम वाटर, सॉरी 90 ग्राम वाटर का मतलब जो है तो मैं ऐसे बोल सकते हो कि गैस के जो मोल है वो 5 है, ठीक है। 5 मोल वाटर है जिसका वेपराइजेशन होगा तो 5 मोल गैस बनेगी, इनटू जो है वो R की वैल्यू 8.314 है, इनटू T जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि 373 केल्विन है। वो कितना है, 373 केल्विन। अब देखो इसमें एक पॉइंट है कि मैंने ये जो 41 लिखा है वो तो तब है जब 1 मोल का वेपराइजेशन हो रहा हो, और यहाँ पे कितने मोल का वेपराइजेशन हो रहा है, 5 मोल का। तो 5 मोल के 1 मोल के वेपराइजेशन पे एंथैल्पी चेंज 41 है, तो 5 मोल पे एंथैल्पी चेंज 5 × 41 होगा। ये क्या होगा, 5 × 41। तो 5 × 41 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा Ng 5 हो जाएगा, इंटू R इंटू T आ जाएगा। अब एक्चुअल में ये तो जो क्वांटिटी है वो किलो जूल में, अब ये तुमने जूल में यूज किया है तो ये जूल में, तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाई क्या कर रहा हूँ 1000, जिससे कि जो है वो ये वैल्यू किलो जूल में आ जाएगी। ठीक है, अब ये भी किलो जूल में, ये भी किलो जूल में, तो यहां से जो भी डेल्टा यू का आंसर आएगा वो किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है ये कैलकुलेशन करके ये जो है वो तुम्हारे लिए 205 हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है वो तुम ऐसे कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 5840, ठीक है, और ये इंटू 373, इसको लगभग 400 मानो तो तुम जो है कैलकुलेट कर सकते हो और कैलकुलेट करके इसका आंसर ला सकते हो। अगेन ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, हो सकता है कि एक्चुअल में इसकी जो कैलकुलेशन है वो रिलेटिवली जो हो जेई में आसान रही हो, है ना। मेरे को जो पता चला है उससे ये कि ये इंटीजर में था, लेकिन इंटीजर में हो सकता है इसकी कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट हो, लेकिन यदि ऑप्शन हो तो डेफिनेटली अपन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके ऑप्शंस में जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है अपन जल्दी से जो किसी ऑप्शन को टिक करके निकल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो डेटा हो कुछ इस तरीके से हो कि ये जो कैलकुलेशन है वो रिलेटिवली थोड़ी आसान बन जाए, बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अपने को यहाँ से डेल्टा यू की वैल्यू मिल जाएगी किलो जूल में। किलो जूल में पूछिए तो किलो जूल में आ जाएगी, यदि डेल्टा यू की वैल्यू जूल में पूछिए तो अगेन जो वैल्यू यहाँ से आए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें।